आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रीति स्पीक्स पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कंपेंडियम या शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 5 और 6 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण संग्रह का भाग 5 और भाग 6। देखिए, भाग 5 में बात की गई है विद्यालय नेतृत्व की। तो विद्यालय नेतृत्व को हम इन टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। संकल्पना, शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय का विजन, व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा और रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि लीडरशिप कहते किसे हैं। तो जब किसी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देने और काम करने वाले व्यक्तियों को साथ लेकर चलते हैं, तो इसको लीडरशिप कहते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप साथ काम कर रहे लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हुए सधे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम विद्यालयी तंत्र की बात करते हैं, क्योंकि बात यहाँ विद्यालयी तंत्र की ही करनी है, तो हम ये पाते हैं कि नेतृत्व विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अलग अलग लोगों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर यह प्रधानाध्यापक द्वारा, तो ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, वहीं जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के जो संस्थाध्यक्ष द्वारा यही कार्य अपने संस्थान स्तर पर किया जाता है, ताकि संस्थान समन्वित रूप से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसी राजा वैसी प्रजा। तो यानी कि अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अच्छे गुणों से परिपूर्ण होगा और उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होगी, नेतृत्व करने की क्वालिटी होगी, तो जो है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसको दिक्कत नहीं होगी और सबको साथ लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। और विद्यालय का प्रदर्शन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता काफी हद तक प्रधानाध्यापक के नेतृत्व कौशल पर निर्भर होती है। तो जो प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले एकेडमिक नेतृत्व की चर्चा करेंगे, जो सीधे तौर पर विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धि पर केंद्रित है। अब शैक्षिक नेतृत्व के गुण, बहुत सारी रिसर्चों से ये ऐसा पता चला है कि जो भी सफल नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकांश व्यक्ति खुले दिमाग के साथ दूसरों से सीखने को सदैव तत्पर रहते हैं, लचीला दृष्टिकोण रखते हैं, भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और अपने प्रति दूसरों की तीव्र अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो अब प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होना जरूरी है सब एकेडमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए? अब प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रधानाध्यापक के रूप में अपने दायित्वों को समझना और उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होना, विद्यालय विकास का स्पष्ट विजन एवं कार्य योजना पर समझ होना, स्वयं के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रभावी संप्रेषण कौशल का होना, लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना, उसे क्रियान्वयन की रणनीति को समझना और उन्हें लागू करने की दृढ़ क्षमता होना, अपने साथ काम कर रहे लोगों को लक्ष्यों तथा इससे प्राप्ति के तरीकों के प्रति स्पष्ट विजन तथा दिशा देना, भविष्य की संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना तथा उनके प्रति अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को समय रहते आगाह करना, साथ कार्य कर रहे शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा इससे अपने आचरण व व्यवहार से स्वयं करके दिखाना, सभी के विचारों को सुनना, उनको सम्मान देना और फिर निर्णय लेना, अन्य लोगों को स्वयं निर्णय तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना, स्वयं करके दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना, अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों की सहायता के लिए तत्पर रहना, दूसरों के प्रयासों की सराहना करना और उनका सम्मान करना, स्वयं तथा टीम के सदस्यों के सतत प्रोफेशनल विकास के लिए सदैव तत्पर रहना। अब ये तो बात हो गई कि शैक्षिक नेतृत्व के गुण कैसे होने चाहिए
अब विद्यालय का शैक्षिक नेतृत्व करता है प्रधानाध्यापक, तो ये गुण प्रधानाध्यापक में होने चाहिए। अब शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, तो शैक्षिक नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो है सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, दूसरा है लोकतंत्री या जनतंत्री या सहभागी शैली, तीसरा है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नंबर 1 पर आइए, सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व। तो इसमें क्या है, इस शैली में जो नेता होता है या प्रधानाध्यापक यहाँ पर आएगा, वो स्वयं निर्णय लेता है और अपनी इच्छा से काम करता है और उसके आदेश के अनुसार सब काम करते हैं। इसमें ये तो होता है कि इसमें डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रहता है, क्योंकि इसमें किसी की सुनी नहीं जाती है। और जो हमारे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, नीचे मतलब अंडर में, तो वो जो है इसमें अधीनता का अनुभव करते हैं और उनका मनोबल गिर जाता है। और जब भी जैसे नेतृत्वकर्ता अनुपस्थित है तो कामों में क्या होता है, शिथिलता आ जाती है, मतलब हिटलर सा ही समझिए इसको आप। इसके बाद दूसरी बात आती है लोकतंत्री या जनतंत्री। तो इसमें क्या है, इसमें इस शैली में विश्वास करने वाला नेतृत्व टीम की राय से निर्णय व योजना बनाता है। इसमें टीम भावना को महत्व दिया जाता है और सभी सदस्यों के सहयोग से उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस टीम के सभी सदस्य किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होते हैं और उनका मनोबल ऊंचा होता है। वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयास करते हैं। इस शैली की एक कमी ये है कि विचारों में भिन्नता के कारण कभी कभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते हैं, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। तो अब आपको ये देखना है। अब तीसरा देखिए पहले, अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। इस प्रकार का नेतृत्व टीम के सदस्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और सभी सदस्य उद्देश्यों को समझते हुए आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं। नेतृत्व का टीम के सदस्यों पर न्यूनतम नियंत्रण होता है और इस प्रकार की शैली विश्वसनीय व योग्य लोगों की छोटी टीम में तो सक्सेस हो सकती है, परंतु इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि अग्नेता का हस्तक्षेप न होने के कारण या न्यूनतम हस्तक्षेप के कारण टीम में व्यवस्था व अनुशासन की कमी होती है, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा आती है। अब देखिए तीनों शैलियां आपने देखी, परंतु तीनों ही नेतृत्व शैलियों में कुछ तो फायदे हैं और कुछ दोष हैं। तो अब जो प्रधानाध्यापक है उसको कौन सा तरीका कब अपनाना है, ये बात जो है उस पर डिपेंड करेगी कि किस समय हमें कौन सी शैली को अपनाकर किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्ति में आगे बढ़ना है। अब देखिए विद्यालय का क्या लक्ष्य है। जैसे आप कोई भी लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे अपने विद्यालय को ब्लॉक का सबसे अच्छा विद्यालय बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो जो नेतृत्व करने वाला है उसका स्पष्ट विजन होना चाहिए, कार्य योजना बननी चाहिए। कार्य योजना यानी एक आपने जो भी चीज को सोचा उसका वो लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप लिए जाएंगे, तो इसमें प्रधानाध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। टीम वर्क के साथ काम करेगा। अच्छा, विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि काम लोग कैसे भी हों, कुछ भी काम करें, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो एक निश्चित होता है, उसी पर उनको काम करना होता है। तो अब देखिए बात करते हैं विद्यालय का विजन। प्रधानाध्यापक के पास अपने विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन की स्पष्ट सोच होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि विद्यालय में कितने शिक्षक व बच्चे हैं तथा विभिन्न मानक पर विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही उसके पास एक कार्य योजना होनी चाहिए। इसके साथ ही सबके प्रति वो अपने शिक्षक साथियों को उन्मुख भी करे और उन्हें तय कार्य योजना के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो एक आदर्श विद्यालय के विजन निर्माण के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान व अवसर हों और निश्चित प्रकार की अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों का अधिगम सुनिश्चित किया जा रहा हो। विद्यालय में तनाव भय भेदभाव का जो है वातावरण ना हो। बच्चों की उम्र, लिंग, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, सीखने की गति और जो है उपस्थित आदि विविधताओं का सम्मान होता हो।
अधिगम के लिए बाल केंद्रित गतिविधियां आधारित शिक्षण विधाओं का प्रयोग हो रहा हो। बच्चों की अधिगम समस्याओं का निराकरण करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की व्यवस्था हो और शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों की क्षमता पर विश्वास हो, समय समय पर कक्षा के बाहर प्रोजेक्ट कार्य पर कार्य करते रहे, विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण हो और जो है विद्यालयों में रचनात्मक कार्यों के प्रदर्शन के लिए मंच भी होना चाहिए जिस पर बच्चे अपना कोई विचार साझा कर सकें। पेयजल, शौचालय एवं खेल के मैदान जैसी सुविधाएं हों जिनका बच्चे बेहिचक सहज भाव से उपयोग कर रहे हों। पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि हो। छोटे बड़े समूह में कार्य करते नजर आए। बच्चों के बीच जो भी आप काम बांटे उसे भेदभावपूर्ण व पारंपरिक ना होकर या अपमानजनक स्थिति पैदा न करते हों। सभी बच्चों को समान रूप से सीखने के अवसर दिए जा रहे हों। विद्यालय में समुदाय के ज्ञान का उपयोग करने के भी अवसर हों। बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ हों। और भी बहुत सी चीजें हैं जो सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। अब इन बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय का विजन तैयार कर प्रधानाध्यापक को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि अपेक्षित स्थिति तथा वर्तमान स्थिति में कहाँ-कहाँ तथा कितना गैप है और इसके लिए हम किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो इसके लिए प्रधानाध्यापक को इन प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। सबसे पहले तो आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता करना। इसके लिए विद्यालय स्तर पर समुदाय के कुछ सदस्यों तथा विद्यार्थियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन करे तथा पता लगाए कि वर्तमान में विद्यालय की क्या स्थिति है, जैसे कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की स्थिति क्या है, पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है, कितने बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है आदि। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रधानाध्यापक निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दे। जैसे मैं किस विशिष्ट परिणाम की अपेक्षा रखता हूँ, कि मतलब मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरा लक्ष्य मापने योग्य है, मैं जो चाह रहा हूँ वो मेजरेबल है या नहीं है, या क्या मेरा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, क्या मेरा लक्ष्य वास्तविक है, लक्ष्य को पाने में कितना समय लगेगा। तो ये सब चीजें, ये क्वेश्चन जो है प्रधानाध्यापक अपने आप से कर ले। अब जैसे एक चीज इसमें आती है, क्या मेरा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, समय भी होना चाहिए। अब जैसे आप ये कह दें कि हम 1 महीने में कक्षा 5 को इस स्तर पर है और इस स्तर पर ले आएंगे, अचानक से बहुत बड़ा लक्ष्य आप साध लें, तो क्या ये काम पूरा होगा? नहीं होगा। तो लक्ष्य को समय के साथ छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जब हम काम करेंगे तब जो है हमें लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा होगी या आसानी होगी। अब है कार्य योजना का निर्माण। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण के पश्चात सबसे पहले तो क्या लक्ष्य है मेरा। जैसे आप सपोज करिए, मैंने ये मान लिया कि मेरा विद्यालय ब्लॉक के अच्छे विद्यालयों में या नंबर 1 पर या नंबर 2 पर मैं अपने विद्यालय को लाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो चीज हो गई लक्ष्य। अब कार्य योजना का निर्माण करना है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण के पश्चात एक वास्तविक कार्य योजना का निर्माण किया जाए कि कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब बात आती है कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग। अब विद्यालय के विकास के लिए बनाई गई योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को विभिन्न कार्यों की स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाए। साथ ही प्रधानाध्यापक सतत रूप से इसके सभी पहलुओं एवं समस्याओं को समझते हुए इसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करें। फिर तीसरा होगा कार्य योजना की समीक्षा। ये भी बहुत जरूरी है कि निश्चित समय पर प्रधानाध्यापक अपनी विद्यालयी टीम, जैसे विद्यालयी टीम में कौन होगा, शिक्षक, समुदाय और बच्चे के साथ मिलकर कार्य योजना की समीक्षा करें तथा भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करें। अब देखिए, कोई भी विजन हो, कोई भी कार्य योजना हो, कैसे भी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा हो, कार्य योजना की समीक्षा हो रही हो, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विद्यालय में बच्चे होंगे और नियमित उपस्थिति वाले बच्चे होंगे तो हमको ये सब काम करने में बहुत अधिक सुविधा होगी। तो सबसे पहले तो ये दिया जाए कि बच्चे जो है नियमित रूप से उपस्थित हों। अब जो विद्यालय में बच्चों की अनियमित उपस्थिति के कुछ कारण जो होते हैं,
सामने आते हैं वो इस तरीके के हैं कि अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। बच्चों को घर गृहस्थी, खेतीबाड़ी आदि कार्यों में लगाए रखते हैं। छोटे भाई बहनों की बहन देखभाल करने के लिए रखते हैं। बीमारी या अस्वस्थता भी होती है और रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, या पारिवारिक आपसी विवाद के कारण दूसरी जगह पर थोड़े थोड़े अंतरालों पर जाते रहना। तो और गांव के आसपास का माहौल, जिसके कारण बच्चे स्कूल न जाकर गांव में खेलते या घूमते रहते हैं। बाल मजदूरी भी इसका एक कारण होता है। त्योहार, शादी विवाह, मेला आदि के स्थानीय स्तर पर विशेष जोर या उसमें संलग्न रहते हैं, या शिक्षकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, उदासीनता और अरुचिपूर्ण शिक्षण तकनीक। अब बच्चों में जो है वो उपस्थिति में वृद्धि के कुछ तरीके हो सकते हैं। ये तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि एसएमसी और पीटीए या एमटीए का गठन कर उसको सक्रिय बनाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विद्यालय से जोड़कर समुदाय की सक्रिय सहभागिता द्वारा स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण तिथियों पर बच्चों की 100% सहभागिता सुनिश्चित कराकर, शिक्षण विधाओं को बच्चों कक्षा स्तर के अनुरूप बनाकर, नियमित रूप से आने वाले बच्चों के माता पिता को एसएमसी पीटीए की बैठक या सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करके, प्रत्येक बच्चे व अभिभावक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करके बच्चा ये समझे कि वो महत्वपूर्ण और विद्यालय नियमित आने पर उसका भला होने वाला है। बच्चों के मनपसंद खेलों गतिविधियों का आयोजन द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यथा जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि भेदभाव से रहित व्यवहार अपनाकर उपरोक्त के अलावा अन्य तरीके विधियों का प्रयोग कर भी नियमित उपस्थिति में अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक दक्षता का विकास। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में ये बात कही जाती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सिद्धांत कार्य कर रहा होता है कि शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि हम अपने कार्य में स्वयं को बेहतर से बेहतरीन करने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ चलती है। इस प्रक्रिया में हम लगातार स्वयं को मांझते और तराशते रहते हैं। प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को भी स्वयं के व्यावसायिक विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब बात करते हैं सामुदायिक सहभागिता की। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालय और समुदाय के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक विद्यालय को एसएमसी के सहयोग से सामुदायिक सहयोग की कार्य योजना विकसित करनी होगी। ये कार्य योजना के संभावित क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे पहला तो भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन में क्या है? चार दीवारी, पंखा, फर्नीचर, स्टेशनरी, पेयजल, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक तकनीक से संबंधित उपकरण आदि। और मानवीय में क्या है? सामुदायिक संसाधनों का कक्षा कक्षी तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों में उपयोग। सामुदायिक सहभागिता के लिए गतिविधियां क्या करनी होंगी? अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से बैठक में प्रतिवाद करने हेतु व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाए। समस्त अध्यापकों द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में प्रतिभाग किया जाए। अब लेखपाल, एएनएम और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से संपर्क करके एसएमसी की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध किया जाए। बैठक में छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर चर्चा की जाए। एसएमसी की मासिक बैठक में विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण तैयार कर उनके परिवारों से संपर्क करके यथासंभव सहायता प्रदान कर उन्हें उनके बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए प्रयास किया जाए। एमडीएम योजना के अंतर्गत मीनू के अनुसार नियमित रूप से भोजन वितरण व व्यवस्था में सहयोग लिया जाए। विद्यालय भवन के रखरखाव एवं साफ सफाई की व्यवस्था पर चर्चा की जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित कराने के लिए अनेक गतिविधियां कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो सबके लिए हो। विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है वह शिक्षा जिसमें किसी एक व्यक्ति श्रेणी पर निर्भर न होकर सभी को शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में सहयोग की भावना के विकास के साथ निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे समावेशी माहौल का सृजन हो सके। एक तो खेलों का आयोजन,
समस्या समाधान की प्रक्रिया में सभी बच्चों को शामिल करना, किताब व गीतों का आदान प्रदान और बच्चों की टीम बनाना। और समावेशन की नीति को प्रत्येक विद्यालय और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में लागू किए जाने की जरूरत है। इसके बाद है रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। विद्यालय स्तर पर वर्ष भर शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इन आयोजनों की आख्याओं के क्रमवार संकलन को ही दस्तावेजीकरण कहा जाता है। कार्यक्रमों के दस्तावेजीकरण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। किन बातों का? क्यों किया गया, अर्थात इसके आयोजन का क्या उद्देश्य था, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, कार्यक्रम की प्रमुख बातें क्या थीं, कब किया गया, किस क्रम में किया गया, कैसे हुआ, अर्थात कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, भविष्य में बेहतर आयोजन के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बनानी होगी। अब है रिपोर्टिंग। उपयुक्त रिपोर्टिंग किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल विभागीय सूचना मात्र होती है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों का एक क्रमबद्ध एवं वैध दस्तावेज होती है, जो किसी भी स्तर पर किए गए कार्य की स्पष्ट झलक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष को पाठक तक पहुंचाती है। अब रिपोर्टिंग करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें कार्यक्रम के उद्देश्य व निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाए, भाषा सरल सहज सुस्पष्ट हो, कम शब्दों में हो, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को स्पष्ट करे, प्रमुख बिंदुओं तथा उल्लेखनीय प्रसंगों को प्रमुखता से उभारा जाए और अनावश्यक प्रसंगों का उल्लेख करने से बचा जाए। रिपोर्ट में वैध प्रमाणों जैसे फोटो, वीडियो, समाचार पत्रों की कटिंग की भी आवश्यकता होती है और उसको भी स्थान दिया जाए। तो ये तो हमारा हो गया भाग 5। अब शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 6 में ये इंडेक्स है। इसमें प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम दिए गए हैं, शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, शैक्षिक गतिविधियां दी गई हैं, समय सारणी दी गई है और सफलता मूलक कहानियां या केस स्टडीज दिए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट, प्रार्थनाएं, समूह गान संग्रह एवं प्रातःकालीन संध्याकालीन सत्र की रूपरेखा दी है। प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी दी गई है। शिक्षा संबंधी साहित्य की सूची दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय दिया गया है। उपयोगी शब्दावलियां हैं और महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र दिए गए हैं। तो इन सब के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा आप इसमें देख लीजिएगा। जो काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षण योजनाएं हैं, तो उन्हीं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भाग 6 में दिया गया है। टाइम टेबल भी हम लोगों का डिस्कस हो चुका है। अब बाकी जो है, इसके लिए आप एक बार इस मॉड्यूल को चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको ये पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथियों, इस वीडियो में इतना ही। भाग 5 और 6 के साथ अब ये मॉड्यूल भी समाप्त होता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेसिक शिक्षा विभाग की सभी इंफॉर्मेटिव एवं सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक्स से। थैंक यू।